गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबर। ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन का स्थापना दिवस और आधुनिक शिक्षा एवं सामाजिक उन्नयन का प्रोग्राम रिवरव्यू होटल दिल्ली में हुआ। बहुत अच्छे से संचालन करते हुए अबू सईद साहब और ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष जमील खान जमींदार सरपंच अपनी बात रखते हुए आप लोग इनको सुने। रूबीना की स्पेशल रिपोर्ट। करूंगा जमील साहब तशरीफ लाए हैं, आप आए और थोड़ा से अपने जो पिछले दिनों आपने जो काम किया और अब तक के जो तासुरात हैं वो पेश करें सबके सामने। इसके बाद आमिर भाई को आना है और भी जो लोग अगर कुछ बोलना चाहें तो आप प्लीज मुझे लिख के दे दें ताकि आपको भी यहाँ पे 10 मिनट में अपनी बातें रखें ताकि प्रोग्राम के टाइम से एक अनाउंस रह गया तो मैं उसको भी बता देना चाहता हूँ। दिल्ली से जो है सलीम अहमद भाई हमारे जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए यूथ करना। अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग बहुत दूर दूर से इकट्ठे हुए हैं और ये फेडरेशन की और ऑल इंडिया गद्दी समाज की मेहनत का ही नतीजा है जो आज हम एक दूसरे को पहचान रहे हैं। नहीं तो हम छोटे छोटे से थे, 10-12 साल के थे जब उस टाइम पे हमारे गांव से क्या गरीबी में थोड़ा ज़्यादा मामला है हमारे इधर राजस्थान में, तो ये दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाते थे बैलों को चराने के लिए। जब बताते थे वो लौट के आते थे यार यूपी में गद्दी बहुत है, वहाँ देखे हमने, वहाँ देखे, वहाँ सुना। तो ये कुछ तो ये सोशल मीडिया की वो है और कुछ हमारे जो कमेटी बन रही है गद्दी समाज यूथ फेडरेशन सबकी इनकी वजह से ये पहचान हुई है और हमें मालूम पड़ी है कि हमारी कौम में अभी ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बड़े राजनीति में भी हैं और सर्विस में भी हैं और गरीबी से भी जुड़े हुए हैं। यूपी की जो माली हालत है वो ठीक है, बहुत अच्छी है, और अगर बहुत अच्छी नहीं है तो ठीक है, लेकिन राजस्थान की कुछ कमज़ोर है, राजस्थान की माली हालत कमज़ोर है। उसमें मेन कारण है शिक्षा का। और शिक्षा के अलावा हमारे यहाँ कुछ कुरीतियाँ हैं। हमारे जो गांव में गद्दियों के उनके आसपास नॉन गद्दी रहते हैं, तो उनका असर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत सी कुरीतियाँ हैं, शादी में देखो आप दहेज प्रथा जो चल रही है। 100 घर की आबादी में अगर 2 घर पैसे वाले हैं, 2 घर तो हाई फाई अपनी लेवल के मालदार होता तो मेरा रिश्ता भी ऐसे होता और इस तरीके से धूम धड़ाके से शादी होती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं तो साहब राजस्थान में ज्यादातर मैं तो इसी के लिए कहूँगा कि एक तो ये दहेज प्रथा राजस्थान में क्या नाम है सवाई माधोपुर में हमारे गद्दी समाज के ज्यादा गांव हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है गद्दियों की, तो वहाँ चल रही थी बाल विवाह की कुरीति। अब बाल विवाह की जैसे समाज अब जागृत हो रही है, पढ़ी लिखी हो रही है समाज, तो वो धीरे धीरे लगभग मेरे हिसाब से 70% लोगों ने बाल विवाह करना बंद कर दिया। और एक लियाकत के यहाँ 51,000 झूठन हुई है, मैं नहीं रख रहा ये सलाह। तो एक तो इस पे मतलब गौर करें पूरी समाज, और दूसरे क्या है मतलब ये कि अब धीरे धीरे वैसे बदलाव आते जा रहे हैं। और कौम तो कौम ही होती है साहब, कौम की तो बात ही अलग है। हमारे सन 47 में जब देश का डिवाइडेशन हुआ था उस टाइम पे दोबारा से हमारे जिलेदार जी थे, कलुआ खां जिलेदार गद्दियों के लीडर थे, सुपर लीडर थे उस जमाने में। तो उनने क्या दोबारा से गद्दियों को आबाद कराया। तो जब कोई एसडीएम या कलेक्टर, पता नहीं हमारे वालिद साहब भी अनपढ़ थे, वो बता रहे थे कि लाला जब सर्वे हो रहा था गांव का, बोले मेरी यहाँ ससुराल होती है, बोले इन लोगों में ससुराल तुम्हारी। तो उसने बोला कि हम कौम से लेते हैं और कुछ देते हैं, हम चाहे हम अमीर हो जाएं, चाहे हम कुछ भी बन जाएं, हम कौम को छोड़ के नहीं जाएंगे। हम थोड़ा बिजी है ना भैया, कौम का विशेष ख्याल रखेंगे उनसे बात कर। हम बात करी थे दिल्ली में, थोड़ा बिजी है, सब बैठे रहे। आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, सामाजिक नुकसान पहुंचाती है, शारीरिक नुकसान पहुंचाती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन कौम तो फिर भी कौम ही। जिसकी कौम, जिसकी समाज नहीं, उसकी काय की जिंदगी है।
जिसकी कौम नहीं, जिसकी समाज नहीं, उसकी काय की जिंदगी है। समाज से हटके ना तो वो ढंग से मर भी नहीं सकता, जीना तो बहुत दूर की बात है, मर भी नहीं सकता समाज को छोड़ के। समाज में ही जीना अच्छा लगता है, समाज में ही मरना अच्छा लगता है। और पढ़ के मैं ये नहीं कहता कि पढ़ लिख के नहीं नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिली तो परेशान हो। अरे पढ़ लिख के हैं, आप कुछ भी करोगे तो तरीके से करोगे, दुनिया के तरीके से करोगे, दीन के तरीके से करोगे। पढ़ लिख के जरूरी नहीं है कि नौकरी करे आदमी। अगर पढ़ लिख के हैं, अगर खेती भी करेगा वो भी तरीके से करेगा। अगर आदमी पढ़ लिख के खाना भी खाएगा तो तरीके से खाएगा। तो जरूरी नहीं है कि नौकरी नहीं मिली तो मतलब हमारे तो साहब हमको कहाँ नौकरी रखी। साइकोलॉजी बनी हुई है हमारी समाज में ज्यादातर, अरे भैया गद्दीन को कहाँ नौकरी मिले, क्या करेगा पढ़ा के, इनको कहाँ नौकरी मिले, गद्दीन को कहाँ नौकरी रखी है। तो एक तो ये हमारे इधर, आप यूपी में तो अच्छा है चलो, लेकिन शिक्षा के मामले में तो अभी शायद मालदा में यूपी हो सके आगे, बाकी शिक्षा के मामले में तो अभी यूपी ज्यादा आगे नहीं है। हमारे राजस्थान में तो फिर भी मतलब सन 47 के पिछड़े हुए गद्दी है। सन 47 में जब भागे तो जमीन जायदाद मकान वगैरह में सब में दूसरे गैरों के कब्जे हो गए थे। भरतपुर जिले की ये कंडीशन थी कि खाने के लिए अनाज नहीं था, रोटी नहीं थी खाने के लिए। एक घर में 1 किलो आटा है और 20 मेंबर खाने वाले हैं, अब रोटी बना रहे हैं, पार नहीं पड़ रही, क्या करें, चलो दलिया बनाओ, इससे थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आ जाएगा। ये पोजीशन हो गई थी हमारे यहाँ। पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो सांटे नटकंजर बोले। नटकंजरों से ज्यादा हमारे बुजुर्गों की पोजीशन थी, लेकिन अल्लाह के करम से उनकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। लेकिन हमारे तो सबसे ज्यादा फोकस ये दहेज प्रथा पे है। दहेज प्रथा बंद हो जाएगी। दहेज देने की बजाय तो बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ। पढ़ाई पे तो हम खर्च कर नहीं रहे, दहेज के लिए पेट काट काट के खुद के खर्चे में बचा बचा के, बच्चों की पढ़ाई के पैसे में बचा बचा के, फिर उसमें होना जाना कुछ नहीं है। बस ये है मेरे बेटे को कितने मिले, इतने 21 लाख मिले साहब मेरे बेटे को, बस सिर्फ नाम के लिए। सामने वाले पूछो कितने % की ब्याज पे लेके आया, तुमको दिए जो। बिल्कुल। और थोड़ी सी भी कसर रह गई तो ये तलाक पकड़ो। और पहले जो यहाँ स्टार्टिंग तो ऐसा है, जब कोई बड़ा आदमी करता है ना, एक पहनाव चला था, वो यूं करके लोई डाला करते थे, राजीव गांधी पहना करते थे पहले, तो सब लोग ऐसे डालने लग गए। अब युवा पीढ़ी में दाढ़ी का चलन चल गया, तो ये हीरो और ये क्रिकेटर दाढ़ी बढ़ा रहे, दाढ़ी का चलन चल गया। तो तुम लोग जो कौम के रहनुमा बेच शुरू करो ना पहले, जब तो तुम्हारी नकल करेंगे छोटे लोग। पहले तुम ही शुरू करो, हाँ, फिर नहीं तो बाद में बात ये आ जाएगी क्या चंदो सीख ही सीख देती है कि सासरे को भी जाती है। तो तुम सासरे को भी जाओ भाई, तुम ही रहनुमा है कौम के। कौम तो तुम्हारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है कि हमारी तंजीम क्या कर रही है, देख, और सख्ती से पाबंदी करो। और थोड़ा सा अगर कोई इस तरीके से अगर नहीं मानता है, तंजीम की बात को नहीं मानता है, और थोड़ा सा तुम टेढ़े हो जाओ, तो एक दिन उसको झुकना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या है, हम बढ़ावा देते जाएंगे और ये कुरीतियां चलती जाएंगी। कुरीति जो बर्बादी की जड़ होती है कौम की या घर की या गांव की, वो कुरीति ही होती है ज्यादातर। और कौम तो अब जागृत हो रही है धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कुरीति है वो ये है दहेज प्रथा। और भाई मैं तो ये कह रहा हूं, एक दूसरे से ये जलन की भावना है, उसको खत्म करो। भाई भाई होते हैं, समाज समाज ही होता है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इसमें मरना भी अच्छा लगता है और जीना भी अच्छा लगता है। और साहब मैं स्पष्ट ये नहीं समझ पाया आपकी के मतलब इसको समाज में ऑल इंडिया गद्दी समाज में विलय कर रहे हैं इसको या अटैच कर रहे हैं, मैं समझा नहीं उसको। आप बताएं दो। ठीक है साहब, मैं मेरी बात यही समाप्त कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जमील भाई, आपने जो ग्राउंड प्रॉब्लम है, जो जमीनी हकीकत है,
वो यहाँ सबके सामने रखी। पहले तो आपका मैं ये जो कंफ्यूजन उसको क्लियर कर दूँ। एक्चुअली है क्या, पहले जो यूथ फेडरेशन था वो नौजवानों का संगठन था, तो अभी अपने साथ बुजुर्गों को जोड़ते हुए तारिक भाई ने ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन बनाया है। तो यूथ फेडरेशन एज इट इज रहेगा और ये यूथ फेडरेशन इसके अंदर में काम करेगा। तो गद्दी समाज जो विलय नहीं, वो एक अलग तंजीम है और वो चल रही है, इंशाल्लाह चलती रहेगी वो भी। और ये अच्छी बात है गद्दियों में, एक और अच्छी बात है कि वो कंपटीशन की भावना होती है ना, एक दूसरे को देख के काम करने। जैसे वो परेशानी भी है जहेज में कि अगर एक ने पड़ोसी ने हमारे 1 लाख रुपए दिया तो मैं कैसे ना 1.5 लाख खर्चा करूं, उसके लिए चाहे भले हमें अपना खेत बेचना पड़े। तो बेशक ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसी चीज को हमें पॉजिटिव में चेंज करना कि अगर यूथ फेडरेशन काम कर रहा है तो उसको देख के गद्दी समाज भी काम करेगा। गद्दी ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट एजेंडा यही है कि हमारी बिरादरी में तरक्की हो, लोग पढ़े लिखे, लोग नौकरियों में जाएं, लोग अपना कारोबार करें, लोग अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे जिंदगी गुजारें। यही हमारा मकसद है ना। तो उसको देख के अगर हम कंपटीशन की भावना क्रिएट करके काम करना चाहते हैं तो वैसे ही करेंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही काम होना चाहिए बस। दूसरी बात, जहेज की जो बात आपने कही, मैं इस बात पे हमेशा उठाता हूँ, चूंकि आज बहुत मखसूस लोग थे इसलिए मैं ये नहीं उठाना चाहता था। ये हमारे दिल का भी बहुत बड़ा दर्द है। मैंने देखा है खानदानों को तबाह होते हुए इस जहेज की वजह से। जो आपने बात की, जैसे एक गांव में 20 लोग हैं बिरादर के, जिसमें 1 लोग पैसे वाले हैं, उन्होंने कहीं से पैसे कमा लिए, पैसे वाले। हमने अपने यहाँ देखा हमारे यहाँ गरीब कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा अमीर है, कह सकते हैं ज्यादा अमीर है दूसरों से। अब उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 1 करोड़, आपको बता रहे हैं हमारे यहाँ तो फॉर्च्यूनर देने का चलन चला है। जी जी जी, मैं पर्सनली लोगों से मिल के रिक्वेस्ट किया, कसम से बता रहा हूँ, पर्सनली मिला हूँ, क्योंकि देखिए गद्दी होते सब रिश्तेदार हैं, इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन मिला हूँ जाके, आप क्या कर रहे हो, ऑल इंडिया गद्दी यूथ आपको फेडरेशन देख के दूसरा कल अपनी बेटी की पेज शादी है, ऑल कैसे इंडिया करेगा? गद्दी और यूथ अगर आपको फेडरेशन। देख के दूसरे भी एक्सपेक्टेशन यही रखने लगेंगे तो फिर गरीबों की शादियां कहाँ होगी। इस मामले में सबसे बड़े जिम्मेदार नए पैसे वाले हैं और वो हमारे दानिश्वर हैं जो टाई लगाकर दाढ़ी रख के जाकर उनके यहाँ शरीक होते हैं। मैं हमेशा पब्लिक प्लेस में ही बोलता हूँ, पर्सनली भी लोगों से बोलता हूँ, हमें कम से कम अपने गिरेबान में जाके जब अपने बच्चों की शादी करें जहेज ना ले, मना कर देना, नहीं लेंगे। मैंने नहीं लिया जहेज, मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं जितने यहाँ नौजवान बैठे जिनकी शादियां नहीं हुई, वादा करो मुझसे यार, अगर ग्राउंड पे काम नहीं करते हो तो ये सारी चीजें बेमानी है। अगर ग्राउंड पे काम करते हो, आप यकीन नहीं करोगे, मैं राजस्थान गया था, बयाना मास मैरिज का जो इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम आप लोगों का होता है, वहां से वापसी आते समय 5 बुजुर्गों से मैंने राइटिंग में लिया था, नाम नहीं लूंगा उनका किसी का, 5 बुजुर्गों से राइटिंग में लिया था कि आप अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो दहेज नहीं लेंगे। 4 साल पहले शादी करी और लिया दहेज, याद दिलाया, अरे तू चल, ऐसी बात कर रहा हूँ, चुप हो गए। भाई बड़े हैं ना, उनसे तो हम अपने क्लास में ही बात कर सकते हैं, मैसेज तो जाना चाहिए, मैसेज तो जाना चाहिए ना भाई। तो मेरे भाइयों, जिनके अभी भाई की बच्चों की, देखिए लड़कियों पे मैं जोर नहीं देता हूँ, उसके बस नहीं चलता यार, सब क्या बेटी है सब क्या बेटे हैं, बेटियों पे बस नहीं चलता है कि बेटी की शादी में जहेज न दे। हसास होना चाहिए लेने वाला ना, मना कर दे नहीं लूंगा जहेज यार, मैं अपनी शादी कर रहा हूँ, मैं मना कर दिया मैं नहीं लूंगा जहेज, मेरे अंदर आना थी ना, मैंने मना किया। अब मेरी बहन की शादी करे, मैं नहीं कर सकता हूँ, सामने वाला हिम्मत है तो बोल दे कि भाई जहेज मत देना, मैं नहीं दूंगा, वो सामने वाला बोले ना। तो जिसके यहाँ लड़के हैं, जिनके यहाँ भी लड़के हैं, जिन नौजवानों की शादी नहीं हुई, वो बोले खुलेआम कि मैं जहेज नहीं लूंगा। अपने घर में लड़ाई करना पड़े, लड़ाई करो, नहीं लेंगे जहेज यार। जहेज के 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, हमारे 1 करोड़ भी लोग खर्चा कर देते, कितने दिन चलता है यार। जो 1 करोड़ रुपए खर्चा कर देगा जहेज में, उसकी लाइफ स्टाइल भी तो महीने में 2 लाख खर्च करने वाली होगी, कितने दिन चलेगा। जो आदमी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता वही जहेज पे जाता है। और मेरे नजदीक जहेज का हर वो सामान हमारे लिए जलालत है। जो हमारी बीवी या हमारी जो भी रिश्तेदार लेके आइए घर में, जिसको देख के कैसे जहेज यार, हमारे पास हम किस काबिल है, हम नहीं कमा सकते क्या। तो हम मर्द हैं, मर्द बनो। और गद्दियों से ज्यादा वकार, गद्दियों से ज्यादा आना किसमें होती है यार, मना करो भाइयों। मेरे दोस्तों, जो भी ये लोग यहाँ बैठे हैं, जिनकी औलादे हैं, बेटे जो उनकी हैं, वो कोशिश करें कि हम जहेज नहीं लेंगे। और जिन लड़कों की शादियां नहीं हुई, नौजवान जो है, इस मामले में यूथ फेडरेशन हमारा बहुत अच्छा काम कर सकता है। जो नौजवान है वो वादा करे, अहद करे कि हम जहेज नहीं लेंगे, अपनी शादी करेंगे, जहेज नहीं लेंगे। बोल दो घर में कि शादी कराना चाहते हो, जहां करना बिल्कुल आप करो शादी, लेकिन जहेज मत लेना, जहेज लोगे तो नहीं करूंगा शादी। अरे थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी, सारी परेशानियां, फेडरेशन बना, तंजीम बनी, परेशानी हुई ना, इसमें भी परेशानी होगी, परेशानी होगी, लेकिन इंशाल्लाह अगर 10 लोगों में से 1 लोगों ने जहेज लेना बंद कर दिया तो समझेंगे कि हमारा मकसद कामयाब हो गया। और वहीं से शुरुआत होती है यार।
एक साथ चेंजेस थोड़ी आ जाता है। आरएसएस ने 96 साल मेहनत करके सत्ता पाई, 96 साल। कोई सोच सकता है 96 साल? आदमी की जिंदगी 60-70 साल से एवरेज नहीं होती, और हम चाहते हैं कि तुरंत हो जाए। अगर एक आदमी भी हमारा जहेज लेने में मना कर दे तो इंशाल्लाह हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा जज्बाती हो गया, लेकिन सच बताओ ये मेरे दिल का दर्द है। ये दो चीजें मैं अपनी जिंदगी में मैंने किया। मैंने जहेज नहीं लिया। मैंने जब बोला कई सारी मीटिंगों में तो लोगों ने कहा लोग दूसरों को बोलते हैं और अपने टाइम पे जहेज लेते हैं। मैंने वही खड़ा कर दिया। हमारे इत्तेफाक सचिव साहब भी मौजूद थे, हमको बता दीजिए आपने कितना दिया है सबके साथ। तो ये चीजें नुक्ताचीनी होगी, हर जगह होती है, लोग करेंगे। बहुत सारे लोग बैठे जिनका काम है खाली उंगली करना, वो करेंगे। छोड़ दो उसको, इग्नोर कर दो, उसमें झगड़ा भी नहीं करना। ये सब अपने ही है ना, झगड़ा किससे करोगे? सब तो अपने ही लोग हैं, तो झगड़ा नहीं करना, इग्नोर कर दो उसको। तो जहेज के मामले में मैं खुद बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। जो नौजवान है जिनकी शादियां नहीं हुई वो मना कर दें अपने घर में, और जो लोग जिनके बच्चे हैं शादियां करने लायक वो अहद कर लेंगे हम अपने बच्चों की शादी में जहेज नहीं लेंगे। कसम अल्लाह का इतना कॉन्फिडेंस होता है पूरी जिंदगी का उस लड़के को और उसके बाप को जिसने जहेज नहीं लिया, तो पूरी जिंदगी इतना कॉन्फिडेंस होता है जो शायद किसी और काम में नहीं होता। ये चीज आप लोग अहद कर लो। तो बहुत शुक्रिया नवीन भाई, मैं सही में आप एकदम उस जगह पिन कर दिया जहां मुझे बहुत दर्द रहता है, और मैं इसलिए मैं भी थोड़ा से जज्बाती हो गया। अब इसके बाद मैं आमिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी राजस्थान से पावटा से तशरीफ लाए हैं, आमिर भाई आए और